डियर स्टूडेंट, नमस्कार। हम माननीय एस.सी. वर्मा सर द्वारा रचित पुस्तक भौतिक की समझ के अध्याय 6 सरल रेखा में गति के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर राकेश ठाकुर। आपको पता है कि ये पुस्तक फिजिक्स लवर, भौतिक से प्यार करने वाले और जेई और नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः चलिए अब हम हल करते हैं अध्याय 6 सरल रेखा में गति के अभ्यास के प्रश्नों का हल। तो स्टूडेंट, अध्याय 6 सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हम पढ़ रहे हैं अभ्यास 6.1, मतलब इस अध्याय के पहला प्रश्न अभ्यास का। ये प्रश्न है, एक कण x अक्ष पर चलता है, t बराबर 0 पर वह मूल बिंदु पर था। अब वह दाहिनी ओर x अक्ष की धनात्मक दिशा में चलता हुआ अगले 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर खिसक गया। उसके अगले 1 सेकंड में बाईं ओर चलता हुआ वह फिर मूल बिंदु पर आ गया। निम्नलिखित अंतरालों में कण का विस्थापन तथा उसके द्वारा चली गई दूरी बताएं। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें स्टूडेंट। एक कण x अक्ष पर चलता है, t बराबर 0 पर वह मूल बिंदु पर था। अब वह दाहिनी ओर x अक्ष की धनात्मक दिशा में चलता हुआ अगले 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर खिसक गया। उसके अगले 1 सेकंड में बाईं ओर चलता हुआ वह फिर मूल बिंदु पर आ गया। निम्नलिखित अंतरालों में कणों का विस्थापन तथा उसके द्वारा चली गई दूरियां बताएं। नंबर पहला, a t इक्वल 0 से t इक्वल 1 सेकेंड, b t इक्वल 1 सेकेंड से t इक्वल 2 सेकेंड, c t इक्वल 0 से t इक्वल 2 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स दुनिया का सबसे सरल विषय है और उसमें भी ये सबसे सरल प्रश्न हम हल कर रहे हैं। बहुत प्रश्न सरल है। किसी भी प्रश्न को फिजिक्स के करने के लिए आपको पहले इमेजिन करना होगा, मतलब थोड़ी आप कल्पना कीजिए कि ये चीज कैसे कैसे हो सकती है। देखिए अब इसको हम हल करते हैं। एक कण x अक्ष पर चलता है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये एक अक्ष बना लिया x अक्ष, और मान लिए कि कण का जो स्थान है वो x है। जहां पर भी कण जाता है उस स्थान को हम x मानेंगे। तो हमारा प्रश्न आगे क्या कहता है कि t बराबर 0 पर वह मूल बिंदु पर था। मूल बिंदु हमारा यहाँ क्या है, 0, और समय t माने टाइम, समय, तो t बराबर 0 पर कण का स्थान ये था यहाँ पर, और यहाँ पर था कण का स्थान। तो स्वाभाविक है कि ये 0 है, तो x बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। अब आगे हम प्रश्न को पढ़ते हैं। अब वह दाहिनी ओर x अक्ष की धनात्मक दिशा में चलता हुआ, तो आप देख रहे हैं 0 के दाहिनी ओर x अक्ष की धनात्मक दिशा होती है राइट हैंड साइड में, और बाईं ओर x अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। तो कण जो है वो मूल बिंदु से, मतलब 0 से यहां से चलना प्रारंभ करता है और यहां से चलते हुए दाहिनी ओर, मतलब इस ओर जाता है। कितनी दूर जाता है स्टूडेंट? प्रश्न में दिया है कि वह कण जो है 1 सेकंड में, देखिए यहां चलता हुआ अगले 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर खिसक गया। तो मान लें हम कि कण यहां था, तो 1 सेकंड बाद यहां पर आ गया 2 सेंटीमीटर, मतलब यहां पर आ गया। तो हमने यहां लिख दिया, देखिए आप, t बराबर 1 सेकंड और x बराबर 2 सेंटीमीटर। अभी जब उसने चलना प्रारंभ नहीं किया था तो समय 0 था और उसके द्वारा चली गई दूरी या उसके स्थान का जो निर्देशांक है वो भी 0 था। लेकिन 1 सेकंड बाद वो यहां से यहां पहुंच गया, मतलब उसने 2 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लिया और समय लगा 1 सेकंड। प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। उसके अगले 1 सेकंड में बाईं ओर चलता हुआ वह फिर मूल बिंदु पर आ गया। अब यहां पहुंचने के बाद जो कण है यहां से बाईं ओर जाएगा। यहां से बाईं ओर मतलब कहां,
इस तरफ जाएगा तो 1 सेकंड में वो 2 सेंटीमीटर चलता है। अभी 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ आया था, तो स्वाभाविक है अब 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर मतलब वो फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, मूल बिंदु पर पहुंच जाएगा। मूल बिंदु पर पहुंच जाता है तो निम्नलिखित अंतरालों में कण का विस्थापन तथा उसके द्वारा चली गई दूरी बताएं। तो अब हमें कण का विस्थापन और चली गई दूरी बताना है। तो बिल्कुल सरल प्रश्न है स्टूडेंट, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया कि कण का विस्थापन x है, टाइम जब शून्य था तो विस्थापन भी शून्य था। अब 1 सेकंड बाद 2 सेंटीमीटर की दूरी उसने तय कर लिया है, मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0, तो विस्थापन हो गया 2 सेंटीमीटर। क्योंकि विस्थापन किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो 2 में से 0 घटाएंगे 2 सेंटीमीटर। अब चूंकि कण यहां से सीधा चल रहा है 0 से 2 तक, तो दूरी भी कितनी होगी, इस बिंदु की माप माइनस इस बिंदु की माप, और उसका मॉड लेते हैं क्योंकि दूरी धनात्मक होती है। तो 2 ऋण 0 बराबर 2 सेंटीमीटर, तो दूरी भी आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए सॉल्व हो गया। t बराबर 0 समय में से हमको t बराबर 1 सेकंड तक में चली गई दूरी और विस्थापन 2 चीज बताना था, तो हमने दोनों चीज बता दिया। ये t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी 2 सेंटीमीटर और उसका विस्थापन भी 2 सेंटीमीटर, आप समझ गए होंगे। अब बी नंबर को हम हल करते हैं। देखिए बी नंबर में क्या लिखा है, t बराबर, ये ए नंबर हमारा हो चुका, बी नंबर में लिखा है t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड। तो t बराबर 1 सेकंड से अब वो चलना शुरू करेगा। 1 सेकंड में हमारा कण कहाँ है स्टूडेंट, ये है, आपको पता है कि 1 सेकंड में कण यहाँ पहुंच चुका है, मतलब इस बिंदु पर है। इस बिंदु पर है मतलब हम मान लेते हैं कि ये बिंदु इसके ऊपर यहाँ, मतलब है तो कण यहाँ पर, हम मान लें कि उसकी दूरी यहाँ से यहाँ की 2 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से जब वो यहाँ चलना प्रारंभ करेगा तो 1 सेकंड में अपने मूल बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो हमें बी कंडीशन में ये निकालना है कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है और उसका विस्थापन कितना है। तो बहुत सरल है, देखिए t बराबर 1 सेकंड पर x बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो t बराबर 2 सेकंड पर x बराबर 0 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा ऐसा, ये देखिए आप, यहां से कण चलना प्रारंभ करेगा और पहुंच कहां जाएगा, मूल बिंदु पर। तो यहां से यहां पहुंचने में उसको 1 सेकंड लगेंगे, तो 1 सेकंड आने में लगा और 1 सेकंड वापस आने में लगा, तो वो तो फिर से मूल बिंदु पर पहुंच गया ना। तो उसका विस्थापन क्या हो गया, ये लिखे हमने t बराबर 1 सेकंड पर x बराबर 2 सेंटीमीटर तथा t बराबर 2 सेकंड पर x बराबर कितना हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे कि दूसरे सेकंड में वो पहले सेकंड में यहाँ से यहाँ आया था, तो दूसरे सेकंड में यहाँ से मूल बिंदु पर पहुंच जाएगा। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और बात करें विस्थापन की, तो चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, ये देखिए ये जो है धनात्मक दिशा है, अगर इस तरफ चल रहा है तो ये धनात्मक दिशा पर यहाँ से आने के बाद कण यहाँ वापस लौटता है। तो अब हम विपरीत दिशा ले रहे हैं, तो विपरीत दिशा ले रहे हैं तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, ऋण का चिन्ह, ये सदिश के नियम के हिसाब से। तो होगा क्या, विस्थापन होगा 0 माइनस 2 बराबर -2 सेंटीमीटर। और दूरी क्या होगी, मॉड ऑफ 0 माइनस 2, तो यहाँ -2 आएगा पर मॉड से बाहर निकालेंगे तो वो +2 हो जाएगा, ये आपको पता है। तीसरी कंडीशन में हम देखते हैं t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड। तो अब t बराबर 0 कहाँ है स्टूडेंट, ये है, और t बराबर 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के लिए कण यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड में जाएगा और दूसरे सेकेंड में लौट के फिर यहीं आएगा। तो इस स्थिति में कण द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन हमें निकालना। तो स्वाभाविक सी बात है, आप देख ही रहे हैं, जब कण यहाँ से यहाँ गया पहले सेकंड में तो 2 सेंटीमीटर हुई दूरी, और फिर वापस यहाँ से यहाँ आया तो 2 सेंटीमीटर और हुई। तो कण के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, कुल 4 सेंटीमीटर। अब रही बात विस्थापन की,
थोड़ा सा आप इसको यहाँ भी देख लें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए समय था t बराबर 0, तो विस्थापन भी मतलब कण का स्थान भी x बराबर 0 था। जब समय 2 सेकंड हुआ तब भी कण का विस्थापन कितना हो गया 0, मतलब विस्थापन बराबर प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति, मतलब उसके द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, वो वहीं मूल बिंदु पे आ गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0। लेकिन दूरी कितनी होगी 2 धन 2 4 और 4 का मोड 4 ही आएगा। तो इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं इसके अभ्यास का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हल करते हैं स्टूडेंट हम। देखिए जब तक इसको आप अच्छे से समझ लें। हाँ स्टूडेंट, तो हम कर रहे हैं हमारे जो अभ्यास है उसका प्रश्न नंबर 2, मतलब अभ्यास 6.2। वो क्या है, एक कण 2 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी रेखा पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से लौट जाता है। टकराने के कारण इसके वेग में परिवर्तन बताएं। तो अब आप देखिए कि जो प्रश्न दिया गया है उसको थोड़ा सा हम इमेजिन करें, उसको थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखें कि मान लीजिए कि ये दीवार है, देखिए आप ध्यान से, ये दीवार है और कोई कण यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और उसका वेग कितना है 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से आकर के दीवार में ये टकरा जाता है। मान लो कोई गेंद है, मान लीजिए यहाँ से आकर के इस दीवार में वो टकरा जाती है। कितने वेग से टकराती है ये, इसका वेग कितना है 2 मीटर पर सेकंड। तो अब ये मान लें हम कि ये यहाँ 0 था और ये x अक्ष है और यहाँ पर x की नेगेटिव दिशा है, तो ये टकराया तो अभी ये x अक्ष की कौन सी दिशा में चला, पॉजिटिव दिशा में। मतलब टकराने के पहले कण का जो वेग है x अक्ष की पॉजिटिव दिशा में वो कितना है, मान लिए हमने कि वो है v1 और प्रश्न में कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड, तो वो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि टकराने के बाद कण का वेग कितना होगा। तो आपने देखा कि जब कण यहाँ से यहाँ आया और यहाँ टकराया, टकराने पर उसका वेग था 2 मीटर पर सेकंड। अब जब वो यहाँ से टकराकर वापस जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है कि कण जब टकरा के वापस जाएगा तो उसका वेग, उसके वेग में परिवर्तन कितना होगा। मान लो ये गेंद यहाँ से यहाँ आई, टकराई और टकरा करके जब वापस जाएगी इसी लाइन में जाएगी स्टूडेंट, यहाँ नीचे नहीं जाएगी, ये मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो उसके वेग में परिवर्तन कितना होगा। तो पहले वेग था 2 मीटर पर सेकंड, टकराने के बाद ये किस दिशा में जा रही है, नेगेटिव दिशा में जा रही है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। तो हमने मान लिया उसका वेग -2 मीटर पर सेकंड है। तो वेग में जो परिवर्तन है सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग हमारा कितना है -2 मीटर पर सेकंड। इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, अंतिम वेग -2 मीटर पर सेकंड। क्यों माइनस, क्योंकि अब जो कण है वो उल्टी दिशा में जा रहा है और दिशा बदल जाने से वेग एक सदिश राशि है, इसलिए उसमें ऋण चिन्ह आ जाता है। तो v2 होगा -2 मीटर पर सेकंड और v1 कितना था हमारा 2 मीटर पर सेकंड। तो -2 मीटर पर सेकंड और ये माइनस तो ये वाला है, v1 का मान 2 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब कि ये कितना हो गया -4 मीटर पर सेकंड। वेग में इतना परिवर्तन हो गया। ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि कोई चीज टकरा करके लौट रही है या उल्टी दिशा में जा रही है। चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 3, अभ्यास 6.3। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सरल है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है x अक्ष पर चलते हुए एक कण का वेग समय के साथ v बराबर v0 प्लस a1t प्लस a2t² समीकरण से दिया जाता है, जहां v1, a1 तथा a2 अचर हैं। अचर मतलब नीतांक हैं। v1 कौन कौन सी, v0, a1 और a2, ये एक प्रकार के नीतांक हैं। तो क्या करना है, t0 पर कण का वेग v तथा t समय पर उसका त्वरण निकालें। हमको जब समय 0 है तब कण का वेग निकालना है
और जब समय t है तब उसका त्वरण निकालना है। आगे क्या बोलता है, यदि t बराबर 0 पर कण x बराबर 0 पर है, हमने पहले ही बता दिया है कि x जो है वो कण का स्थान है, तो x बराबर 0 पर है तो t समय पर x का मान बताएं। तो देखिए इसको भी हम थोड़ा सा, इस प्रश्न को भी इमेजिन करते हैं। x अक्ष पर चलते हुए कण का वेग, तो हम सबसे पहले बनाते हैं ये x अक्ष है और हमें समय t बराबर 0 पर कण की जो स्थिति है वो दी गई है x बराबर 0 और हमें क्या ज्ञात करने को बोल रहा है, a नंबर t बराबर 0 पर कण का वेग भी। तो हमने लिख लिया कि मान लीजिए यहाँ पर कण है आपका और t बराबर 0 है समय, और उस समय में हमें क्या ज्ञात करना है, वेग। और जब तथा t समय पर उसका त्वरण निकाले, और जब कण यहाँ से चलकर t समय बाद यहाँ पहुँचता, मान लो यहाँ से यहाँ जाने में उसको समय लगता है t, तो अभी t की वैल्यू यहाँ पर थी 0, अब यहाँ पहुँचने पर t की वैल्यू कितनी हो गई, t। अब t की वैल्यू, t से क्या मतलब है, t की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड। तो हमें इसी समय पर उस कण का त्वरण कितना है ये निकालना है। तो हमने उसी प्रश्न को सिंबॉलिक भाषा में ऐसा लिख लिया, यहां से आप समझ रहे होंगे। और बी नंबर को देखिए, यदि t बराबर 0 पर कण x बराबर 0 पर है, ये समय है t बराबर 0, देखिए आप समय कितना है, t बराबर 0, और कण की स्थिति भी क्या है, x बराबर 0। तो t समय पर x का मान ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए t समय बाद कण पहुंच जाता है इस स्थान पर, और उस स्थान में x का मान हमको निकालना है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है स्टूडेंट, ये देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है v इक्वल v नॉट a प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये वेग का समीकरण है, वेग का, इसमें भी वेग है, v नॉट भी वेग है, मतलब जब टाइम 0 है उस समय वेग v नॉट है, a1 त्वरण है और t समय है, a2 भी त्वरण है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा समीकरण है। यहाँ पर हमसे a नंबर में पूछा जा रहा था कि अगर समय t बराबर 0 है उस समय में उसका वेग बताइए। ये देखिए पूछा गया था कण का वेग t बराबर 0 पर तथा t समय पर त्वरण। तो हम t बराबर 0 रखेंगे और वेग निकाल लेंगे, और t बराबर t रखेंगे और उसका त्वरण निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ये हमने रखा t बराबर 0 इस समीकरण में। तो जब आप t बराबर 0 रखोगे इस समीकरण में तो v बराबर v आ गया, v नॉट का v नॉट, प्लस का प्लस, a1 की जगह 1, t की जगह 0 रख देंगे, और यहाँ a2 की जगह a2 और t की जगह में हम रख देंगे 0, क्योंकि ये t बराबर 0 कह रहा है। तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, मतलब ये दोनों पद 0 हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा, वेग v बराबर v नॉट, मतलब हमारा 0 समय पर वेग कितना आ गया, v नॉट। अब हमको कहा जा रहा है कि t समय पर त्वरण निकालो। तो अब हम फिर से उसी समीकरण को लिखते हैं, v इक्वल v नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। आप जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, या दर शब्द को हम देर भी कहते हैं, देर मतलब टाइम। तो टाइम के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर, दर मतलब वेग जो है हमारा v है और समय t है, तो यदि v का t के सापेक्ष हम अवकलन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, त्वरण। तो चलिए देखिए, इस समीकरण का हमने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अवकलन आप जानते ही हैं, d अपॉन dt, और ये हो जाएगा v, t के सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ इसलिए t आएगा, और इस पूरे इक्वेशन का होगा d अपॉन dt, इसको लिख लेंगे। अब जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है, तो इस पूरे को हम, v वेलोसिटी वेग है और अपॉन dt है, dv अपॉन dt हो गया ये, और dv अपॉन dt इक्वल होता है एक्सीलरेशन, त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी, द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। तो a आ जाएगा, तो आ जाएगा d अपॉन dt
अब इसका अंदर पूरे में अवकलन होगा तो डी अपॉन डी टी भी जीरो प्लस ये डी अपॉन डी टी यहाँ चला गया ए1 ए टी और प्लस डी अपॉन डी टी ए2 टी स्क्वायर, इतना हो गया, आप जानते हैं। अब रही बात अवकलन की, तो अवकलन करना भी आप जानते हैं, फिर में भी थोड़ा सा अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ ध्यान से, अवकलन बहुत ही सरल है स्टूडेंट। देखिए ये जो है डी अपॉन डी टी और यहाँ लिखा है वी नॉट, तो आपने पढ़ा होगा अवकलन का सूत्र डी अपॉन डी एक्स, और अगर कोई अचर राशि है, क्योंकि हमारे प्रश्न में दिया है भी जीरो अचर है, आप देखें ऊपर अच्छे से जाके देखिए प्रश्न में यहाँ लिखा है भी जीरो ए1 तथा ए2 अचर हैं। भी जीरो क्या है? अचर है। तो अगर भी जीरो अचर है तो अचर का जो अवकलन होता है, देखिए डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स और सी यहाँ पर क्या है? अचर है। ये सूत्र मैं बता रहा हूँ आपको, जो सूत्र हम याद करते हैं, तो सी अचर है तो डी अपॉन डी एक्स सी इक्वल होता है शून्य। तो इसी प्रकार से डी अपॉन डी टी भी जीरो इक्वल भी क्या हो जाएगा? शून्य। इसलिए यहाँ डी अपॉन डी टी भी जीरो इक्वल शून्य लिखा है। अब इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन भी सरल स्टूडेंट, डी अपॉन डी टी और ये है ए1 टी, तो ये अचर है। तो आप जानते हैं कि अचर जो है अगर गुणा में होता है चर के साथ तो अवकलन के समय ये कॉमन आ जाता, बाहर निकल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी टी और ये हो जाएगा टी। ये सूत्र भी आप जानते हैं। देखिए पहला सूत्र हुआ आपका ये वाला, दूसरा सूत्र हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं, दूसरा सूत्र भी आप जानते हैं। सूत्र क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स एक्स, मतलब x के सापेक्ष अगर x का हम अवकलन कर रहे हैं तो वो होता है 1। तो इसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए डी अपॉन डी टी टी, हम t के सापेक्ष t का अवकलन कर रहे हैं तो इसका अवकलन होगा 1। तो जब 1 अवकलन होगा, a1 आ गया है कॉमन और इसका अवकलन हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा? a1 और इस पूरी की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा? a1 इंटू 1 इक्वल a1, इसलिए यहाँ a1 लिखा है। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट आगे देखिए आप, बिल्कुल सरल चीजें हैं ये, आप समझ गए होंगे और आपसे बनता भी होगा, और इनको प्रैक्टिस में लाइए आप, क्योंकि इनकी ज़रूरत बार बार पढ़ना है। देखिए अब अगला जो टर्म है उसको देखिए, उसमें भी अवकलन किया गया है। कैसे? यहाँ लिखा है डी अपॉन डी टी, हालांकि बनता होगा आपसे, फिर भी देख लीजिए, डी अपॉन डी टी और a2 टी स्क्वायर, तो a2 तो कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? d अपॉन डी टी टी स्क्वायर। अब इसका भी आप सूत्र जानते हैं कि अगर हमारा सूत्र क्या होता है कि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल सूत्र होता है x की पावर ये जो n है x की पावर में, ये आ जाता है कहाँ? सामने, तो ये सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? n, और x की पावर हो जाती है n प्लस 1। तो यहाँ पर x की पावर की जगह क्या है? a2 का तो a2 होगा, और t ये जो 2 है ये सामने आ जाएगा तो ये होगा 2, और t की पावर है 2, तो ये कितनी हो जाएगी? n-1 होता है स्टूडेंट, n-1 है ना। यहाँ थोड़ी भूल हो गई, यहाँ सूत्र में क्या होता है, ये प्लस की जगह में माइनस होता है, तो आप इसे माइनस लगा लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? t की पावर 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो 2 और ये a2 है, a2 और t की पावर कितनी हो जाएगी? t, तो क्या आ गया? 2a2t, इस प्रकार ये आ गया 2a2t। तो अब इसका जो फाइनल मान है त्वरण का वो इतना आपके सामने आ चुका है। अब हम चलते हैं इस प्रश्न के पार्ट बी में। पार्ट बी में हमसे क्या पूछा है
यदि t बराबर 0 पर कण x बराबर 0 पर है तो t समय पर x का मान बताइए। ये देखिए t बराबर 0 पर कण x बराबर 0 पर है तो क्या बताना है, x का मान निकालना है। x मतलब कण का स्थान। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत सरल प्रश्न है। वेग का हमें समीकरण दिया है, यहाँ पर हमें कहीं पर भी कण का स्थान x नहीं दिख रहा है, लेकिन जो स्थान में परिवर्तन की दर होती है उसे वेग कहते हैं। मतलब वेग से ही हमें स्थान का व्यंजक मिलेगा। तो वेग क्या होता है, स्थान में परिवर्तन की दर, या जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो यहाँ विस्थापन या स्थान क्या है, x। तो x में परिवर्तन की दर मतलब x का अवकलन। तो हम इस वेग को dx अपन dt भी लिख सकते हैं, स्थान में परिवर्तन की दर भी लिख सकते हैं, बाकी समीकरण वैसे ही रहेगा। तो ये dx तो यहीं आ गया, और ये जो dt था इसका गुणा हुआ तो ये इस साइड पहुंच गया। तो ये पूरी राशि यही है v0 a1t प्लस a2t स्क्वायर, ये तो ऐसा ही है। और dt का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो यहाँ आ गया, तो dx इक्वल इतना आ गया। अब यहाँ ये जो d है और यहाँ d है, इसको खत्म करना है। क्यों खत्म करना है, क्योंकि ये छोटी चीज है और हमें बड़ी चीज लाना है x। मतलब हमें लाना है कि कण किस स्थान पर है, किस स्थान पर है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। और x की जब वैल्यू निकालना है तो d को खत्म करना होगा, और d अवकलन से आया है। तो अवकलन का जो उल्टा काम है वो होता है समाकलन। तो चलिए इसके दोनों पक्षों में हम समाकलन कर देते हैं। तो ये हमने समाकलन कर दिया, ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप जानते हैं समाकलन का चिन्ह है। तो दोनों पक्षों में हमने समाकलन किया। अब कहां से कहां तक किया, जो प्रश्न में बोल रहा है वहां से वहां तक किया। प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न में बोल रहा है t बराबर 0 पर कण x बराबर 0 पर है, तो t समय पर x का मान याद कीजिए। मतलब जब हमें t के सापेक्ष करना पड़ेगा 0 से t तक, और x के सापेक्ष करना पड़ेगा 0 से x तक समाकलन। इसे निश्चित समाकलन कहते हैं स्टूडेंट। देखिए ये किए हमने x का 0 से x तक समाकलन, और यहाँ किए 0 से t तक समाकलन। तो होगा क्या, अब आप ये फार्मूला भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इंटीग्रेशन dx, मतलब यहाँ अगर कोई संख्या नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ 1 है, और इसका जो x के सापेक्ष समाकलन होता है वो x होता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है। देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं है, अभी इनकी बात हम करते हैं, इनकी बात बाद में, थोड़ी सी रुक जाइए। अभी सिर्फ इसको देखिए, यहाँ 1 है, तो 1 है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 का x। अब रह गई बात, ये x हो गया, और ये हमने कोष्टक लगा के x और x0 लिख दिया, ये लिमिट कहलाती हैं, आपको पता ही होगा। तो जब इसको हम करते हैं x और इसकी लिमिट है x0 टू x, तो इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसकी जब वैल्यू रखते हैं तो कैसे रखते हैं, पहले जो उच्च वैल्यू है वो और बाद में निम्न वैल्यू। अगर इस कोष्टक को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, पहले रखेंगे हम x की जगह x, मतलब यहाँ जो भी चीज़ है वो इसकी जगह रखते हैं, फिर माइनस यहाँ जो भी चीज़ है वो इसकी जगह रखते हैं, तो यह जाएगा 0 और कोष्टक बड़ा हट जाएगा। इस कोष्टक का कोई मतलब अभी फिलहाल नहीं है, तो क्या जाएगा x माइनस 0 x। तो ये देखिए आपका क्या आ गया x, देख रहे हैं आप, ये x, इससे ये x आ गया। ठीक इसी प्रकार से क्या आता है, यहाँ पर भी हमारा अवकलन होता है, और अवकलन होकर के बिल्कुल वैसा ही हमें समीकरण मिल जाता है। वो कैसे मिलता है देखिए आप, इस पूरे का समाकलन हमको करना है, तो इसका तो आप समझ ही गए, 0 से t के सापेक्ष करेंगे, और ये भी 0 है तो समाकलन कैसे करना है आपको पता ही है।
फिर से कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कहने का मतलब सूत्र वही है कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो टी के सापेक्ष हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि लिखा है इंटीग्रेशन 0 टू टी, तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू होगी टी। तो ये v0 तो पहले से था v0, ये अचर है, क्वेश्चन में लिखा है, तो v0 कॉमन आ जाएगा और इसका समाकलन t हो जाएगा। अब यहाँ का समाकलन देखिए, तो यहाँ समाकलन कैसे होगा, इंटीग्रेशन a1 t और dt, तो a1 तो कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन t dt, t का होगा समाकलन। तो ये जो सूत्र है वो आपने पढ़ा होगा, कौन सा सूत्र, ये सूत्र पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन x dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, या यहाँ कर लें x की पावर n, इसका समाकलन क्या होता है स्टूडेंट, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, मतलब जो पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है और हर में डिनोमिनेटर में n प्लस 1 आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ t का होगा, ये a1 का a1 रहेगा, इंटीग्रेशन, और t की पावर कितनी है यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखिए आप, तो ये आ जाएगा आपका a1 t की पावर 2 अपान 2, और यही चीज यहाँ आ रही है, देखिए a1 t की पावर 2 अपान 2, मतलब ये क्या आ गया 1 अपान 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 अपान 2 और a t का स्क्वायर, इसी प्रकार ये हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ये तीसरा प्रश्न भी हमारा स्टूडेंट सॉल्व हो चुका है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न को देखने के लिए। आगे हम प्रश्नों को हल करते रहेंगे और एससी वर्मा साहब की बुक को हल करते रहेंगे, तो आपको अगर इसमें कोई कठिनाई आ रही है तो आप हमारे जीए स्टडी चैनल में जाकर के और उसे कमेंट में लिखें, हम सॉल्व करने का अवश्य ही प्रयास करेंगे, और हम इस बुक को पूरा सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।